Hello friends, in this video lesson we shall discuss important questions relating to NPS और ये मॉड्यूल सी चैप्टर 28 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स है। एन एसेट विच जनरेट्स इनकम फॉर द बैंक, एन एसेट विच हैज ए टर्म लोन, ए लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट and or installment of principal remain overdue for more than 90 days, or a loan that has been repaid in full. So what shall be the answer? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो कोशिश करें इसका आंसर देने का। क्वेश्चन नंबर 1, so question number 1, what is the answer? तो आंसर here is C, a loan or advance where interest and or principal remains overdue for more than 90 days. तो आंसर C is the right answer. So NPA क्या होता है? ऐसे लोन्स जो ओवरड्यू हो गए हों, जिनका ड्यू डेट क्रॉस कर चुका हो और ड्यू डेट के आफ्टर 90 डेज, या यूं कहें इट इज ऑन 91st डे, द अकाउंट विल रिमेन, द अकाउंट विल बिकम NPA. What does it mean for an account to be out of order in respect of an overdraft cash credit account? ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट में आउट ऑफ ऑर्डर इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है? अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड बाय द बैंक, अकाउंट होल्डर हैज़ चेंज्ड देयर एड्रेस विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक, अकाउंट हैज़ एक्सीडेड इट्स क्रेडिट लिमिट, अकाउंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो किसको कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर? क्वेश्चन नंबर 2, सो एक होता है NPA, एक होता है आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ये हमने यहां पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आउट ऑफ ऑर्डर? यस, कम ऑन, बताएंगे आंसर क्या बनता है। तो आंसर बनता है C, not D. Account will be, answer will be C. So account has exceeded the credit limit. I'll explain this. The cash credit limit is rupees 10 lakh. Value of security, it is rupees say 15 lakh. Margin on limit is 20%. That mean मैक्सिमम जो पैसा ड्रॉ हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग पावर। सो ड्रॉइंग पावर बनेगा 80% ऑफ 15 लाख, क्योंकि मार्जिन हमने माइनस करना है। तो 12 लाख का ड्रॉइंग पावर बना, लेकिन लिमिट 10 लाख है। अगर इसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,30,000 हो जाता है, तो ये लिमिट को एक्सीड कर गया। कोई भी CC अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट जिसमें लिमिट एक्सीड हो जाए या ड्रॉइंग पावर एक्सीड हो जाए, तो उस अकाउंट को हम कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर NPA अकाउंट नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर SMA कहलवाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट।
सो जब भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होगा फॉर फर्स्ट 30 डेज ऑफ इरेगुलरिटी, तो इसको हम कहेंगे SMA0। 31 से 60 डेट की रेगुलरिटी को हम कहेंगे SMA1 एंड 61 से लेके 90 डे को कहेंगे हम SMA2। तो हमने यहाँ पे आंसर देना था SMA का, सॉरी आउट ऑफ ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच ए बिल नीड्स टू रिमेन ओवरड्यू फॉर इट टू बी क्लासिफाइड एज NPA इन केस ऑफ बिल परचेज्ड और डिस्काउंटेड। अगर बिल को परचेज किया गया या डिस्काउंट किया गया तो उसको NPA क्लासीफाई करने के लिए उसका जो ओवरड्यू पीरियड है वो कितना होना चाहिए? मोर देन 30 डेज, मोर देन 60 डेज, मोर देन 90 डेज या मोर देन 120 डेज। तो यहाँ ध्यान रखना है, हमारा क्वेश्चन रिलेट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को। Bill of exchange, what will be the overdue period for account to be classified as NPA? उसे NPA क्लासीफाई करने के लिए ओवरड्यू पीरियड कितना होगा? फ्रेंड्स, NPA का जो कॉन्सेप्ट है वो 90 डेज मोर देन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोर देन 90 डेज अगर वो ओवरड्यू रहता है तो। सो देयर इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हमने परचेज कर लिया तो या डिस्काउंट कर लिया, उसकी कोई ना कोई ड्यू डेट होती है। अगर ड्यू डेट को वो पे नहीं होता तो आफ्टर दिस ड्यू डेट मोर देन 90 डेज अगर उसका पेमेंट नहीं होता, ओवरड्यू रहता है, तो फिर ये बन जाता है NPA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रॉप सीजन्स मस्ट पास विद एन ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप फॉर इट टू बी क्लासिफाइड एज NPA? अगर कोई हमने क्रॉप लोन दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए तो कितने क्रॉप सीजन निकल जाने चाहिए ओवरड्यू रहते हुए, तभी हम उस अकाउंट को NPA क्लासीफाई करेंगे। 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन्स, 3 क्रॉप सीजन्स और 4 क्रॉप सीजन्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये आंसर रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो यहाँ 2 क्रॉप सीजन्स। तो ध्यान रखना है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप सीजन। तो यहाँ हमारे पास है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के केस में इट इज़ 2 क्रॉप सीजन्स अगर ओवरड्यू पीरियड उससे ज़्यादा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many crop season must pass with an overdue installment of principal or interest for long duration crop? तो पहले क्वेश्चन था शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का, अब है क्वेश्चन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का। तो हमने बताना है कितने क्रॉप सीजन, 1 क्रॉप सीजन, 2 क्रॉप सीजन्स, 3 क्रॉप सीजन्स या 4 क्रॉप सीजन्स। So what is the rule for long duration crop? Long duration crop का रूल क्या है? तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ये रूल है 1 क्रॉप सीजन का। दिस मीन आवर आंसर विल बी A। नेक्स्ट क्वेश्चन, in respect of what type of transaction does an amount of liquidity facility need to remain outstanding for more than 90 days to be classified as NPA? वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटी
अगर मोर देन 90 डेज आउटस्टैंड करती है तो हम उसको एनपीए क्लासीफाई करते हैं। तो हमने बताना है वो ट्रांजैक्शन कौन सी है। टर्म लोन का ट्रांजैक्शन है, ओवरड्यू कैश क्रेडिट का ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट है, बिल परचेज्ड है, या सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन है विच इज अंडरटेकन इन टर्म ऑफ आरबीआई डायरेक्शंस। तो हम यहाँ पे किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, so we are talking about which transaction। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन की। तो आवर आंसर विल बी डी, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? सो सिक्योरिटाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग लोन्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टिंग लोन्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटीज को हम समटाइम सिक्योरिटी रिसीट्स कहते हैं, समटाइम हम इनको पास थ्रू सर्टिफिकेट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज ओवरड्यू रिसीवेबल which represents positive market to market value of derivative contract in respect of। ओवरड्यू रिसीवेबल क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड ड्यू डेट फॉर पेमेंट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्सपायरी डेट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, या सेटलमेंट डेट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरड्यू रिसीवेबल क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारा आंसर रिलेट करता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो आंसर हमारा रहेगा ए, स्पेसिफाइड ड्यू डेट फॉर पेमेंट। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड ड्यू डेट होगी कि पेमेंट किस दिन किया जाएगा, तो उससे इसका काउंटिंग किया जाएगा। ओवर ड्यू पीरियड, वहां से उसका काउंटिंग किया जाएगा। सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव क्या होता है? सो डेरिवेटिव हम कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में मटेरियलाइज होता है, जो फ्यूचर में मैच्योर होता है, और ये रिलेट किसको करता है? डिलीवरी ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री फिक्स्ड प्राइस। प्री फिक्स्ड प्राइस के ऊपर फ्यूचर में डिलीवरी की जाएगी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। For how long do overdue receivables representing a positive mark-to-market value of a derivative contract need to remain unpaid for it to be classified as NPA? So derivative contracts के केसेस के अंदर जो overdue receivable period है वो कितना है, ताकि हम उस अकाउंट को NPA क्लासीफाई कर सके। 30 डेज का पीरियड, 60 डेज का पीरियड, 90 डेज का पीरियड, या 120 डेज का पीरियड। तो वो पीरियड कितना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। व्हाट इज दैट पीरियड इन केस ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के केस में दिस पीरियड इज मोर देन 90 डेज। तो यहाँ पे इट इज नॉट 90 डेज, इट शुड बी मोर देन 90 डेज, बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा एनपीए का सारा कंसेप्ट मोर देन 90 डेज की इरेगुलरिटी को लेकर के है। फ्रेंड्स, MCQs, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स,
इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है आपके स्कोर को बेटर करने के लिए? सो 3 तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास मेमोरी कलेक्टर क्वेश्चंस हो प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चल जाता है कि पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। वो एक एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 2, 3, 4 एग्जाम्स के अंदर, वो किन किन चैप्टर से, किन किन एरिया से पूछे गए, और उसके बेसिस के ऊपर आप जब रिवाइज करते हैं तो फोकस्ड हो जाएंगे उन चैप्टर्स को लेकर के। और तीसरा एडवांटेज जो सबसे बड़ा है, तो वो एडवांटेज है कि उन क्वेश्चंस के अंदर कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होके पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो वहां से रेडली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दिस मीन अगर आपने अभी तक MCQs नहीं शुरू किए हैं, सो MCQs हमारे यहाँ से अवेलेबल होते हैं 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम की डेट से तकरीबन 10 दिन पहले हमारी ऐप में ये मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन पिछले सालों के अवेलेबल होते हैं। तो आप उनका बेनिफिट अगर लेते हैं तो आप अपने स्कोर को सर्टनली इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When does an asset become NPA? एक एसेट NPA कब बनता है? When it generates income for the bank, when it is a loan or an advance, when interest or installment principal remain overdue for more than 90 days, या when account remains in order। तो ये क्वेश्चन प्राइमरली हमारा रिपीट क्वेश्चन है। देखिए आप इसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, यस, ऑप्शन इज सी। इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट या दोनों ही अगर ओवर ड्यू है फॉर ए पीरियड मोर देन 90 डेज। फॉर विच टाइप ऑफ अकाउंट डज आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस अप्लाई? आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड ये किस टाइप के अकाउंट में अप्लाई होता है? ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लोन्स, टर्म लोन्स के केस में, बिल परचेज्ड और डिस्काउंटेड के केस में, या इन सभी के केसेस में इस वर्ड को यूज किया जाता है? आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस किन अकाउंट्स में अप्लाई होता है? इन विच अकाउंट इट डज अप्लाई? क्वेश्चन नंबर 10, दस नंबर क्वेश्चन, सो 10 नंबर क्वेश्चंस के लिए दिस अकाउंट इज ओवर ड्यू, दैट इज ए ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट में आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। हाउ लॉन्ग मस्ट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शनड लिमिट और ड्रॉइंग पावर फॉर एन अकाउंट टू बी ट्रीटेड आउट ऑफ ऑर्डर? सो कितना पीरियड है जिसके लिए अकाउंट के जो बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन ड्रॉइंग लिमिट होना चाहिए फॉर ट्रीटिंग एन अकाउंट टू बी आउट ऑफ ऑर्डर? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज? कितना पीरियड है आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेनिंग कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ दैट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर? सो कितना पीरियड है जिसके लिए उसको कॉन्टिन्यूसली हम आउट ऑफ ऑर्डर ट्रीट करेंगे? सो हियर आंसर विल बी 90 डेज। लेकिन ध्यान रखना है अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर immediately when it becomes overdue, over the limit. So from day 1 it will be out of order and up to day 90 it will remain out of order। यानी day 1 से शुरू हो जाता है, day 90 तक वो out of order रहता है। आफ्टर day 90 ये कहलवाता है NPA।
तो ध्यान रखना है ये आउट ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट हमें कंफ्यूज नहीं करे विद द वर्ड एनपीए। व्हेन एन अमाउंट ड्यू टू द बैंक कंसिडर्ड ओवर ड्यू, सो कब हम कहते हैं कि अमाउंट ओवर ड्यू है? व्हेन इट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट बाय फिक्स्ड बाय द बैंक, when it is not paid within 30 days of due date, when it is not paid within 60 days of due date, or when it is not paid within 90 days of due date. Question number 12, what is the answer? Question number 12 के लिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 का? So when amount due is considered overdue, so answer is A here. So जब किसी अमाउंट का ड्यू डेट फिक्स किया गया, उसको ड्यू डेट के ऊपर पे नहीं किया जाता तो इट बिकम्स ओवर ड्यू। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए। एक कॉन्सेप्ट है ओवर ड्यू का, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है आउट ऑफ ऑर्डर का, और एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है एनपीए का। ओवर ड्यू का मीनिंग है अगर ड्यू डेट को मीट नहीं किया गया, तो ड्यू डेट से अगर पेमेंट नहीं होता तो इट बिकम्स ओवर ड्यू। सो 90 डेज तक वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है ओवर ड्यू अकाउंट के इन केस ऑफ कैश क्रेडिट, और 90 डेज के बाद वो बन जाता है एनपीए। हाउ इज इनकम रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एनपीए? अगर अकाउंट एनपीए है तो उससे इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? इनकम रिकॉग्नाइज करना मीन्स हम अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट करते हैं एंड वी टेक इट टू प्रॉफिट। सो इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूअल बेसिस, इट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर, और नन ऑफ दीज। तो इनकम रिकॉग्निशन का रूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। सो इनकम को हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब एक्चुअली हमें रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स की बात है, एक है अक्रूअल बेसिस, एक है एक्चुअली रिसीव्ड। तो एक्चुअली रिसीव को हम कहते हैं कैश बेसिस। नॉर्मल अकाउंट के अंदर हम अक्रूअल बेसिस के ऊपर इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। एनपी के केसेस में हम कैश बेसिस के ऊपर हम अकाउंट इनकम को रिकॉग्नाइज करते हैं। कैश बेसिस मीन्स व्हेन अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड। कैन बैंक से चार्ज इंटरेस्ट ऑन एनी एनपीए? क्या बैंक एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? यस दे कैन। नो दे कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन केस ऑफ गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स। They can charge interest only on government guaranteed accounts, या none of these. तो what shall be the answer? A, B या C? On NPA account, can the banks charge interest? तो what shall be the answer? So answer would be no. Banks cannot charge interest on any NPA including government guaranteed account. तो बैंक एनपीए के ऊपर इंटरेस्ट डेबिट नहीं कर सकते। सो चार्जिंग मीन्स डेबिटिंग द अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज करना। तो अगर अकाउंट एनपीए है तो एनपीए अकाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन हम चार्ज कर सकते हैं जब वो एक्चुअली रिसीव हो जाता है। तो आंसर विल बी बी हियर। व्हेन इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, इंदिरा विकास पत्र,
किसान विकास पत्र एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन टू द इनकम अकाउंट। तो अगर ये टर्म डिपॉजिट है या इस प्रकार के सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन है तो उसके अंदर इंटरेस्ट को हम कब इनकम अकाउंट में लेके जा सकते हैं? ऑन ड्यू डेट, ऑन डेट ऑफ डिसबर्समेंट, एट द एंड ऑफ द ईयर, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शैल बी द आंसर? फिफ्टीन के लिए आंसर क्या रहेगा? सो 15 का आंसर रहेगा इट विल बी चार्ज ऑन द ड्यू डेट। फ्रेंड्स, जितने भी लोन्स की डिटेल दी है, यानी इनमें अगर इस प्रकार की सिक्योरिटीज हैं तो ये अकाउंट एनपीए नहीं ट्रीट किए जाते। दे आर नॉट ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड इनमें जो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस से ज़्यादा हो। तो अगर वो लोन डिपॉजिट के अगेंस्ट है या एनएससी के अगेंस्ट है, इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र के अगेंस्ट है, या वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इन केसेस में जब तक सिक्योरिटी का वैल्यू ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है, तो ये अकाउंट एनपीए ट्रीट नहीं किए जाएंगे। और जब ये अकाउंट एनपीए नहीं है तो हम इंटरेस्ट को ऑन ड्यू डेट डेबिट कर सकते हैं। Now question number 16. How should fee and commission earned because of renegotiation or rescheduling of outstanding debit be recognized? तो अगर हमने किसी अकाउंट को रीनेगोशिएट किया है या रीशेड्यूल किया है, यानी जिसका रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है, उस केस में फी या कमीशन हम कब अर्न करेंगे? They should be recognized on accrual basis. They should be recognized only when they are actually received. They should be recognized over the period of time covered by the renegotiated schedule extension of credit, या none of these. Question number 16, what shall be the answer? Question number 16 के लिए क्या आंसर बनेगा? For question number 16, सो ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड लोन की। तो आंसर हियर विल बी सी। सो फी या कमीशन हम अकाउंट को कब डेबिट कर पाएंगे? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। तो उस पीरियड में ओवर ए टाइम पीरियड हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16 एंड लेट अस नाउ गो टू लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हाट हैपन्स टू द इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट इन द पास्ट पीरियड इफ एन एडवांस बिकम्स एनपीए? अगर लोन एनपीए बन जाता है लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट डेबिट कर चुके हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या करेंगे? सो व्हाट हैपन्स टू इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिट टू इनकम अकाउंट इफ एडवांस बिकम्स एनपीए? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट इज रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर इफ सेम इज नॉट रियलाइज्ड, इफ इट इज क्रेडिट टू द बोरोर्स अकाउंट, इट इज बुक्ड एज इनकम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शैल बी द आंसर? सो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी आंसर ए। उसको रिवर्स कर देंगे। आई विल एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट वाज स्टैंडर्ड लोन टिल दिसंबर क्वार्टर, लेकिन मार्च क्वार्टर में अकाउंट बिकम्स एनपीए और मार्च क्वार्टर का इंटरेस्ट हम डेबिट कर चुके हैं, दिसंबर क्वार्टर का भी डेबिट कर चुके हैं, लेकिन ना तो रिकवरी अभी दिसंबर क्वार्टर की हुई है ना मार्च क्वार्टर के इंटरेस्ट की हुई है।
तो इस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो इंटरेस्ट हम रियलाइज नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए, इसको रिवर्स करेंगे या उतना ही प्रोविजन हम कर देंगे। लेकिन ब्रॉडली बैंक्स आर सपोज टू डू व्हाट, बैंक उसको रिवर्स कर देंगे, जिसको हम कहते हैं डी रिकॉग्नाइज कर देना। सो हम उस अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसे आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।